टोटल क्राउड है, टोटल क्राउड्स मीन, टोटल क्राउड मीन्स पॉपुलेशन, ठीक है। जो मेरे पास टोटल क्राउड से जितने भी लोग, मान के चलिए 1000 मेरे पास लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर तो मेरे को रिसर्च करना है, मेरा जो जियोग्राफिकल एरिया है, टारगेटेड एरिया है, वहां पर इतने लोग आ रहे हैं, 1000 लोग या 2000 लोग या 3000 लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे पॉपुलेशन है मेरे लिए, ठीक है। जैसे मैं अगर मान के चलूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं रिसर्च करने वाला हूं कि वेस्ट बंगाल के मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, वेस्ट बंगाल के मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर मेरे को अगर पॉपुलेशन मतलब अगर रिसर्च करना है, तो मेरा पॉपुलेशन है पूरा वेस्ट बंगाल, और पूरा वेस्ट बंगाल में जितने भी लोग हैं वो लोग मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है। सारे वेस्ट बंगाल के सारे लोग मेरा पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन से मेरे को सैंपल निकालना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन से सैंपल निकालने का क्या है प्रोसेस, जो पॉपुलेशन है मेरा, वहां से मेरे को रिप्रेजेंटेटर कलेक्ट करना है, सही से, है ना, रिप्रेजेंटेटर। तो मेरे पास बहुत सारे सैंपल का तरीका है जो हम लोगों ने बात किया था, अभी आज भी थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे। तो मेरा टोटल पॉपुलेशन है, अब टोटल पॉपुलेशन मेरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब वहां से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल के जो स्टेट वाइज, सॉरी स्टेट वाइज नहीं, जिला वाइज अलग अलग जगह का मेंटल डिसऑर्डर किस तरीके का है, ठीक है। तो हर एक जिला से मैं, ये यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर बीरभूम है, यहाँ पर पुरुलिया है, यहाँ पर बांकुड़ा है, यहाँ पर मिदनापुर है, ठीक है, वेस्ट ईस्ट दोनों, फिर कोच बिहार है, ऐसे करके सारे जगह है। सारे जगह से मैं, सारे जिला से मैं कुछ कुछ करके लोग ले लिया, है ना। जैसे जिसका जैसा साइज है ना। अगर पुरुलिया का साइज बड़ा है कोलकाता से, तो पुरुलिया से मैं ज़्यादा लोग उठाऊंगा, और कोलकाता का साइज छोटा है तो वहाँ कम उठाऊंगा। इस तरीके से मैं हर एक जगह से, मान के चलिए यहाँ से 10 लोगों को उठाया, यहाँ से 12 लोगों को उठाया, यहाँ से 11 लोगों को उठाया, यहाँ से 10 लोगों को उठाया, यहाँ से 5 लोगों को उठाया, यहाँ से 7 लोगों को उठाया, यहाँ से 15 लोगों को उठाया, और मैंने टोटल पॉपुलेशन किया कि 200 लोगों के साथ मेरे को रिसर्च करना है, ठीक है। 200 लोगों के साथ मेरा रिसर्च करना है, क्योंकि मैं हर जगह पे सारे लोगों को, मतलब कोलकाता के जितने लोग हैं सब लोगों को मैं पूछ नहीं सकता, सब लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, सब लोगों के ऊपर मैं सर्वे नहीं करवा सकता। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वहां से थोड़ा थोड़ा करके लोगों को ले ले रहा हूँ रिप्रेजेंटेटर करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड सैंपल। ये मेरा सैंपल है। अब ये अगर मेरा सैंपल है, तो आपका सवाल है कि सैंपल साइज कैसे मैं मेंटेन करूंगा, या इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं है, सैंपल साइज, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट डे, कि सैंपल का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लेकिन एक थियरी है हमारे पास छोटा सा। क्या थियरी है, क्या थियरी मैंने बताया था लास्ट डे सैंपल को लेके? वो सैंपलिंग फ्रेम वगैरह कुछ। नहीं नहीं, सैंपलिंग फ्रेम अलग बात है। एक मैंने छोटा सा आपको थियरी भी बताया था सैंपलिंग के बारे में। थियरी है, इसको आप याद रखिएगा। थियरी जो है वो है, जितना बड़ा सैंपल, सैंपल जितना बड़ा होगा, मेरा रिसर्च एक्यूरेसी उतना अच्छा होगा। ये मैंने बताया था हाँ आपको। हाँ 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 हाँ, अब आया समझ में। तो ये मेरा थ्योरी है, सैंपल का थ्योरी है। तो इसीलिए सैंपल का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता है कि इतना मेरे को चाहिए। 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन मेरा सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, मेरा रिसर्च का जो रिजल्ट है वो उतना ही। तो दैट इज द थ्योरी। ये थ्योरी को आपको मान के चलना है, इसको लेके चलना है कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा। अब जो हमारा दो तरीके का रिसर्च है, अगर हम डेटा के हिसाब से चलेंगे, तो डेटा के हिसाब से कितना हमारे पास रिसर्च है, नाम बताओ। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है
वो क्वालिटी के ऊपर आधारित है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कोई भी रिसर्चर जो सैंपल है उसको बड़ा नहीं बना सकता, वहां पर स्मॉल सैंपलिंग होता है। और जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च है वहां पर बिग सैंपलिंग होता है। और इसका क्या रीजन हो सकता है मेरे को बताइए, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करिए। क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो वो तो माने इनफाइनाइट है। इन्फिनाइट है, ठीक है। और हाँ, और क्वालिटेटिव में क्यों छोटा है? ये तो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, और ठीक। एग्जैक्टली हमको क्या है वो तो पता हाँ, तो कम ही चलेगा। क्वालिटेटिव में आपका बिल्कुल बात सही है, आप समझ में आ गया कि क्वालिटेटिव में हर एक सैंपल को बहुत ज्यादा जांचना पड़ता है ना। अगर मैं हाँ इंटरव्यू कर रहा हूं तो हर एक लोगों के साथ बैठ बैठ के मेरे को इंटरव्यू करना है, उसके लिए क्वेश्चनियर बनाना है। जब हम लोग क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ रहे थे, एकदम सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने सेकंड डे जब रिसर्च पढ़ा था तो क्वेश्चनियर भी पढ़ा था, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के अंदर था। तो उस टाइम क्या बोला गया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसमें जो अप्रोच है डाटा कलेक्शन का, वो वेरिएबल वेरिएशन उसमें होता है ना, वेरिएशन। क्यों? उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस लागू हो सकता है। मतलब मैंने एक सैंपल के ऊपर मान के चलिए, यहाँ पर मेरे 5 सैंपल हैं, क्वालिटेटिव का बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 सैंपल है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ मेरा 5 सैंपल है। 5 सैंपल में ऐसा जरूरी मेरा बिल्कुल नहीं है कि 500 सैंपल का मेरा जो क्वेश्चनियर है वो सेम रहेगा। मैं एज पर द रिक्वायरमेंट मैं क्वेश्चनियर को चेंज भी करूंगा। क्वालिटेटिव का नियम ही ऐसा है ना, इसमें कोई क्वेश्चनियर का पैरामीटर नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर एक स्टूडेंट का मैं प्रोग्रेस जानना चाहूंगा और उसको हम क्वालिटेटिव वे में जानूंगा, तो क्या करूंगा, मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से इंटरव्यू करूंगा। तो मेरा टीचर के साथ जैसा इंटरव्यू होगा, मान के चलिए यहाँ पर टीचर है, तो टीचर के साथ जैसा इंटरव्यू होगा, जब मैं स्टूडेंट के साथ बात करूंगा, क्या मेरा इंटरव्यू सेम क्वेश्चन में रख सकता नहीं, हूँ? नहीं रख नहीं। सकता। फिर मैं अगर पेरेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ तो उन लोगों के लिए भी मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, है ना। फिर अगर मैं फ्रेंड सर्कल के साथ बात कर रहा हूँ तो उनके साथ भी मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई और अदर्स अगर कोई है तो उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो उनके लिए भी क्वेश्चन मेरे को चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर मेरे पास सैंपल साइज मान के चलिए 5 लोग है, मैं एक स्टूडेंट का प्रोग्रेस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और 5 मेरा सैंपल है, क्वालिटेटिव है। तो 5 जो सैंपल है उसमें सारे लोगों से मेरे को अलग अलग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं ज्यादा बड़ा सैंपल नहीं बना सकता। मैं 100 लोगों को या 200 लोगों को या 500 लोगों से मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, फिर मेरा रिसर्च का टाइमलाइन बहुत बढ़ जाएगा, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए हाँ, क्वालिटेटिव जो सैंपलिंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल सैंपलिंग होता है, और क्वांटिटेटिव जो है वो बिग सैंपलिंग होता है। क्योंकि क्वांटिटेटिव में मेरा क्वेश्चनियर को मैंने सेट कर दिया, है ना। मैं अगर एग्जांपल दूंगा कोई भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का, मान के चलिए मैं यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज वाइज एज वाइज किस तरीके का बीमारी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, किस तरीके का बीमारी। एक गांव ले लिया मैंने, ठीक है। गांव का नाम मैं मान के चलिए कोई एक एक्स नाम का एक गांव है, जहां पर मैं रिसर्च कर रहा हूं और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके का रूरल एरिया में किस तरीके का बीमारी ज्यादा है और कौन सी एज में कौन सा बीमारी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कर रहा हूं तो वहां पर एक मैं क्वेश्चनियर पहले से फ्रेम कर दे रहा हूँ, एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर बना दे रहा हूँ। और उस क्वेश्चनियर को मैं सारे लोगों के पास, जितने भी गांव में जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेरे को नंबर्स में रिजल्ट को निकालना है, मेरे को सिर्फ ये जानना है कि उन लोगों में से किसके पास किस तरीके का बीमारी है, किसके घर में किस तरीके का बीमारी हुआ था, कौन सी एज में किस तरीके का बीमारी हुआ था। तो मेरे पास क्वेश्चनियर रहेगा और उसी के पास में मेरा आंसर भी रहेगा, ऑप्शन। और फिर मैं बोलूंगा इसी ऑप्शन में से चूज करो 1 2 3 4, है ना। तो वहां से मेरे को हम्म। नंबर्स मिल जाएगा कि लोगों के पास मलेरिया कितना हो रहा है, लोगों के पास कोरोना कितना हुआ था, लोगों के पास ट्यूबरक्लोसिस कितना हुआ है।
लोगों के पास हार्ट का बीमारी कितना हुआ है, लोगों के पास कोई और मेंटल डिजीज अगर है तो उसका बीमारी क्या है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट मेरे को एकदम नंबर्स में चाहिए। और अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं मान के चलिए एक दो वॉलंटियर ले लिया, दो दो या चार मेरे स्कूल के बच्चे ले लिया जो 11-12 में पढ़ते हैं, उन लोगों को मैंने दिया कि ये क्वेश्चनियर है और इस क्वेश्चनियर को आप पूरा गांव में जितने भी लोगों से आपको आपको मौका मिले, जितने भी लोगों से आप पॉसिबल हो पाए सबसे इसका रिस्पॉन्स निकालना है। ठीक है, तो मान के चलिए इस तरीके का जब आप काम करेंगे तब क्या होगा, तब भी पॉसिबल है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। आपका क्वेश्चनियर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्वालिटेटिव जब है तो आपको हर एक काम करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन का आपका रिक्वायरमेंट है ना। तो इसीलिए आप हाँ। किसी वॉलंटियर्स को हायर नहीं कर सकते, आप किसी और से नहीं करवा सकते, आप क्वेश्चनियर को शेयर करके उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको वहां पर जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और फिर रिस्पॉन्स आएगा, है ना। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए जो स्मॉल साइजेस है वो भी उसमें इफेक्ट करता है, इसीलिए क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसमें हम बड़ा साइज कर सकते हैं, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम छोटा साइज कर सकते हैं। ये नॉर्मली होता है, लेकिन इसका भी कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ये नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, रूल नहीं है कि क्वालिटेटिव में कम ही करो, छोटा करो, या क्वांटिटेटिव में बड़ा ही करो। मतलब पॉसिबिलिटीज के आधार पे हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से काम होता है। तो काम होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये प्रैक्टिकली देखने को मिल जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैम्पलिंग, क्वांटिटेटिव रिसर्च में बिग सैम्पलिंग। और जो मैंने थ्योरी आपको बताया कि जितना मेरे पास बड़ा होगा सैंपल साइज, मेरा रिसर्च का रिजल्ट जो है वो उतना ही एक्यूरेट आएगा। बस ये ही बात, ये आपको समझ। अब आपका दूसरा जो सवाल था वो है, क्या है दूसरा सवाल, क्या था? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। और क्या, और एक सैम्पलिंग क्या? स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, जो तीन सैम्पलिंग का आप बात कर रहे हैं, ये तीन सैम्पलिंग में कौन सा सैम्पलिंग प्रोबेबल सैम्पलिंग है और कौन सा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबल है? सर एक बार प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल एक बार बता दीजिएगा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए प्रोबेबल सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबल सैम्पलिंग में क्या आता है कि इसमें जितने भी सैंपल है वहां पर, या जितने भी सैंपल नहीं बोलेंगे, जितने भी मेरा पॉपुलेशन है उसमें से सबका, लगभग सबका मौका मिलता है कि कोई भी उसमें सिलेक्ट हो सकता है। मतलब कोई भी सैंपल में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा। जैसे लॉटरी होता है ना, तो लॉटरी में अगर हमको पता नहीं है कि कितना नंबर्स आएगा, तो अगर 1 से 100 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 100 में से कोई भी आ सकता है, वो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब सबके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो सैंपल में इन्वॉल्व हो सकता है, दैट्स द थिंग। एक और चांस रहता है। नॉन प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सबका। वहां पर जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से उसको इन्वॉल्व करते हैं, जो भी मेरा टोटल पॉपुलेशन है। अगर नॉन प्रोबेबल का बात करें तो नॉन प्रोबेबल में जो पॉपुलेशन है उसमें से किसको सिलेक्ट करेगा वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, या रिसर्चर किस तरीके का सैम्पलिंग मेथड को अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अच्छा, नॉन आपने प्रोबेबल। बोला था यहाँ पर वो बायस होने का एक प्रोबेबिलिटी होता है, बिल्कुल रहता बिल्कुल, है। नॉन प्रोबेबल जो सैम्पलिंग है वो तो बायस सैम्पलिंग ही है ना, हाँ। जहां पर इक्वलिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर बायस हो जाने का चांसेस है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन है 1 से 100, अब मैं सैंपल बना रहा हूं, मेरे पास पॉपुलेशन है 1 से 100, अब मैं सैंपल बना रहा हूं 10। तो इसका मतलब है 1 से 100 तक जितने भी नंबर्स है, 2 3 4 5 6 7 करके 100 तक, ये सारे नंबर्स में प्रोबेबिलिटी है कि ये 10 में से 10 सैंपलिंग जो मैं करूंगा उसमें से इन्वॉल्व होने का चांस है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला सारे नंबर्स को, है ना। लेकिन जब नॉन प्रोबेबल मैं बोल रहा हूं कि उसमें रिसर्चर सिलेक्ट कर रहा है, तो वो बायस हो जा रहा है ना, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा है, तो उसको जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर रहा है, या तो उसने जो सैम्पलिंग मेथड को इन लिया है, सिलेक्ट किया है, उस सैम्पलिंग मेथड के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायस है वो, एक्चुअलिटी नहीं है उसमें, या क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसीलिए प्रोबेबल सैम्पलिंग जो है वो नॉन बायस होता है, और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग जो है वो मोस्टली बायस होता है। अब कभी कभी कुछ कुछ सैम्पलिंग ऐसे भी होता है जहां पर रिसर्चर के पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। जैसे हम बात करेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग बायस बिल्कुल है, लेकिन वहां पर रिसर्चर के पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इस तरीके का कंडीशन होगा, इस तरीके का सिचुएशन होगा जहां पर आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग ही करना है, तो आप क्या कर लेंगे, तो आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग अप्लाई करना पड़ेगा, और वहां पर उसी हिसाब से जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल रहा है, या जिस अकॉर्डिंग आपको सैंपल मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो दैट मीन हाँ प्रोबेबल सैम्पलिंग जो है वो थोड़ा बायस है, और प्रोबेबल सैम्पलिंग जो है वो बायस नहीं है, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग बायस वो बायस है। है। अब हम आते हैं आपका क्वेरी में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपका आपका सवाल था, हाँ हाँ ठीक है। अब इस डायग्राम को पहले आप अच्छे तरीके से देखिए। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या बोला जा रहा है कि पहले जो भी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, इस टोटल पॉपुलेशन को पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। एंड हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस करके अलग अलग कर लिया, और वहां से फिर रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास 100 लोगों का क्राउड है, मैं पहले यह बताया कि चलो जितने भी मेल पर्सन है वो लोग एक टीम में आ जाए, जितने भी फीमेल है वो लोग एक टीम में आ जाए। पहले मैंने दोनों जगह दोनों लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, और इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो दोनों यहाँ पर मैंने देखा कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से देखा गया कि मेल मेल जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 60 लोग हैं मेल, और 40 है फीमेल, ठीक है। अब ये 60 में से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर से मैं 6 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ सैम्पलिंग के लिए, और यहाँ से मैं 4 लोगों को सैम्पलिंग के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो 6 है इसको मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब किसी को भी हो सकता है, मैं रेपिटेडली जैसे लॉटरी होता है उस हिसाब से मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, पिक कर लिया, तुम आ जाओ, 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 ठीक है। इस तरीके का रैंडम सैम्पलिंग, या कोई मैकेनिज्म मैंने ऐड कर दिया कि हाथ उठाओ, सबसे जल्दी जो हाथ उठाएगा वो हो जाएगा सैम्पलिंग, तो हाथ उठाया, जो देखा सबसे पहले है उसको उसको ले लिया मैंने, ठीक है। इस तरीके का कोई भी मैकेनिज्म डाल के मैंने बना दिया, तो ये हो जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपको पहले क्या करना है, दो कैटेगरी में बांटना है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस से मेरे को थोड़ा लेना है, हेट्रोजेनियस से मेरे को थोड़ा लेना है। लेकिन अगर मैं अप्लाइड सैम्पलिंग प्रोसेस का बात करूंगा तो यहां पर भी अप्लाई हो रहा है रैंडम सैम्पलिंग ही। जो भी प्रोबेबल सैम्पलिंग है वहां पर रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई होता ही है आखिरी तक, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर रैंडम सैम्पलिंग नहीं अप्लाई होगा तो वो फिर प्रोबेबल नहीं रहेगा ना, प्रोबेबल। हाँ ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब हम आते हैं अब हम आते हैं नॉन प्रोबेबल स्नो में सैम्पलिंग में, आपका। आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या है, इसमें जो जो सैंपल का सैंपल में जो लोग होना चाहिए या जो पॉपुलेशन है उसमें इस तरीके का ही लोग होता है जहां पर आपके लिमिटेड एक्सेस हो, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है, और इसीलिए आपको स्नोबॉल सैंपलिंग चूज करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको मान के चलिए जो लोग अंडरग्राउंड पर्सन है, ठीक है, अंडरग्राउंड या डॉन जैसे होता है ना, डॉन, है ना, शाहरुख खान का बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअल डॉन है उन लोगों के ऊपर आपको कुछ रिसर्च करना है। अब ये लोग तो ओपनली घूमते नहीं है कि आपको मिल जाएगा, है ना, कि आपको चाय के ठेक में मिल जाएगा, या स्कूल में मिल जाएगा, या आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि इस क्राउड में कौन कौन है।
ये जो पॉपुलेशन है वो उसमें है कौन, तो फिर आप सैंपलिंग बनाएंगे कैसे। तो आप क्या करेंगे, आप मान के चलिए मुश्किल से एक सैंपल को पहले आपने ढूंढ लिया, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, ये है रिसर्चर, आप रिसर्चर हैं, तो आपने सैंपल ढूंढते ढूंढते एक एक सैंपल आपको मिल गया, यहाँ पर एक डॉन मिला, या एक जो क्या बोलते हैं उसको, मवाली या जो भी, माफिया। माफिया, माफिया, तो माफिया आपको एक मिल गया, तो एम लिख देते हैं, इसको माफिया कर देते हैं। अब ये माफिया से आपने बात किया, और बात करने के बाद उनको आपने कन्विंस किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों का ही भलाई है, आप मेरे को एक दो रेफरेंस बता दो, आप एक दो और कहाँ आपके जैसे लोग मिलेंगे, या आपके कोई दोस्त है जो आप ही के कैटेगरी के हैं, तो आप मेरे को उनके पास भेज दीजिए। अब ये माफिया दो आपको इस तरीके का दो लोगों का रेफरेंस दिया, तो ये माफिया 1 हो गया, ये माफिया 2 हो गया। तो इन लोगों से आपने बात किया, अब इन लोगों से बात करने के बाद आपके पास तो सैंपल है नहीं, तो आपने फिर इन लोगों से कन्विंस किया, इन लोगों ने आपको फिर, इसने 3 दिया, इसने 2 दिया, तो ये हो गया M3, M4, M5, और यहाँ पर M6, M7। ठीक है, तो ये इन लोगों से आपने फिर बात करना शुरू कर दिया, सेम प्रोसेस। आप बात, आपका जब इंटरव्यू हो गया, बात हो गया, जो भी सर्वे आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी डाटा कलेक्शन का कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाने के बाद आप फिर उन लोगों से कन्विंस कर रहे हैं कि मेरे को दूसरा लोगों के पास रेफर करो, दूसरे लोगों से जुड़ो, तो फिर वो लोग आपको रेफरेंस दे रहे हैं नए बंदे का। तो दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, शुरू होता है छोटा लेवल से, फिर थोड़ा 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 करके बढ़ता जाता है। जैसे एक बंदा आपको मिला, फिर आपको 2 बंदा मिला, फिर आपको यहाँ से 3 बंदा, वहां से 2 बंदा, 5 बंदा मिला, फिर आगे जाएंगे तो 10 बंदा मिला, फिर आगे जाएंगे तो 15 बंदा मिला, फिर आगे जाएंगे 30 लोग मिला, ऐसे करके आप बढ़ते जाते हैं, तो आपका सैंपल साइज बढ़ता जाता है। स्नोबॉल बोलने का मतलब यही होता है कि जब पहाड़ से कोई स्नोबॉल गिरता है, जो बर्फ के पहाड़ होता है, तो जब गिरता है तो वो छोटा रहता है, फिर वो जब रोलिंग होते 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 गिरता है, नीचे चला जाता है, तब तक वो नीचे का जो स्नो है उसको भी कलेक्ट करते करते जाता है, तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कोई जो जो बर्फीला पहाड़ है, यहाँ इस तरीके का जो एरिया है, वहां पर क्या होता है, जब कहीं पर डिजास्टर टाइप्स कुछ आ जाता है ना, ब्रेकेज आ जाता है, तो ब्रेकेज होता है छोटा लेवल पे, लेकिन वो बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत एकदम टाबू वाबू सबको गिरा देता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बर्फ एक के साथ एक कनेक्टेड है, तो वहां पर गिर गया तो बाकी वाला प्लेस जो है उसके साथ कनेक्टेड है, वो भी गिर जाएगा। इक्वली जो स्नो बॉल है, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वो होता है छोटा सा एक बॉल के जैसा, लेकिन वो जितना रोलिंग होता है, जितना नीचे आता जाता है, नीचे का भी बर्फ को वो कलेक्ट करते करते जाता है, तो फिर अल्टीमेटली जब नीचे पहुंचता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप जो ये स्नोबॉल का पैटर्न देख रहे हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने बताया, स्नोबॉल का पैटर्न देख रहे हैं, तो वो भी देखिए सैंपल का पैटर्न, आपने शुरू किया था 2 जने से या 1 जने से, उन लोगों ने आपको और नीचे, मतलब आप थोड़ा सा और स्नो आपको मिल गया, फिर आप पीछे गए तो आपको थोड़ा और सैंपल मिल गया, मतलब और थोड़ा सा स्नो मिल गया, एंड अल्टीमेटली आप जब पीछे जाते जाते आपको बहुत सारा सैंपल मिल गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्नो बॉल सैंपल। ठीक है, मतलब रिसर्च एरिया बढ़ रहा है बहुत। हाँ, रिसर्च सैंपल बढ़ रहा है। सैंपल, सॉरी, हाँ। हाँ, सैंपल बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया अभी। हाँ हाँ। ठीक है, अब आपने क्या पूछा था, कोटा सैंपलिंग है ना। हाँ, कोटा सैंपल। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, ये आप रिसर्चर हैं, अब रिसर्चर के पास आ, एक मान के चलिए, रिसर्चर के पास सैंपल करके आपने अपने एक क्राउड आपके पास जनरेट हुआ सैंपल के लिए, ठीक है, वहाँ पर मान के चलिए आपको ज़रूरत है 50 लोगों का सैंपल, और आपने सैंपल बनाया है 40 लोगों का, और आपको अभी करना है मनमर्जी। तो आपने क्या किया, आपके खुद का जो रेफरेंस है वहाँ से 10 लोगों को आपने एंट्री दे दिया, और टोटल फिर 50 कर दिया, मतलब जो आपके प्रेफरेबल लोग हैं वहां से आपने उठा लिया। दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। कोटा क्या होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में कोटा होता है ना, हेड टीचर का कोटा होता है, प्रिंसिपल का कोटा होता है, मतलब हम लोग अपने पावर से किसी एक दो जने को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। कोटा सिस्टम आपको पता है ना, हाँ हाँ। रिजर्व, रिजर्व है ना, तो रिजर्व्ड है इन लोगों के लिए।
तो ये इस तरीके का कि 40 लोगों का सैंपलिंग मान के चलिए सही ढंग से हुआ है, लेकिन 10 लोगों का और रिक्वायरमेंट है, तो उसने 10 लोग जो रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, जो भी उनके अपने लोग हैं, दोस्त हो सकता है, या जो वेल विशर्स हैं उन लोगों का हो सकता है, या कोई भी जानकार व्यक्ति हैं उन लोगों से, उन मतलब उन्होंने सैंपल को लेके उन लोगों ने ऐसे कोई पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया, और फिर वो सैंपल जोड़ के अल्टीमेटली वो 50 हो गया। तो दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। मतलब कोटा में क्या होता है, वो अपना फेवरेबल पर्सन को ऐड कर देता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो बायस, ये भी बायस के अंदर ही आ जाता है, लेकिन सैंपल पैटर्न में है तो इसीलिए जानना है। अब ये जो नॉन प्रोबेबल सैंपल है, इसमें जो भी सैंपलिंग बायस के अंदर आ रहा है, वो बताने का तरीका भी इसीलिए है कि आपके पास हर तरीके का रिसर्च में जो सैंपलिंग पैटर्न है वो आपके पास जानकारी होना चाहिए। जब आप ये सैंपलिंग पैटर्न के बारे में बताएंगे कि मैंने कोटा सैंपलिंग किया था, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एथिकली आपके रिसर्च रखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सैंपल का पैटर्न क्या था, तो कोटा सैंपलिंग लिखेंगे। तो वहां पर जो जो भी आपके रिसर्च को एनालाइज कर रहे हैं या वेरीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि इनका जो सैंपलिंग पैटर्न है वो कोटा है, ठीक है। अब जो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग है, तो वो पहले से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई बैरियर था, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं था, इसीलिए कोटा सैंपलिंग करना पड़ा। अब मान के चलिए ये जो प्रैक्टिकली हम अगर ओरिएंटेड करके देखेंगे, तो मान के चलिए आप ऐसे कोई एरिया पे काम कर रहे हैं जहां पर लोग अपने आप को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को लोग इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। तो अगर आप रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो मान के चलिए कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, आप वेस्ट बंगाल के लोग, आप गए हैं राजस्थान, राजस्थान में कोई ट्राइबल एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उन लोगों को लेकर। अब जो ट्राइबल लोग हैं, उनका जो कम्युनिटी है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये क्या करने आया है यहाँ पर, ये हम लोगों को लेके क्या करने वाला है, ये क्या पूछने वाला है, कंफ्यूज है, ठीक है। अब जब आप बोल रहे हैं कि ये आप लोग सैंपलिंग में आप लोगों से थोड़ा बात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या हो रहा है, वो लोग आपसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपसे इंटरगेट नहीं कर रहा है, या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उन लोगों को ऐड कर दिया कि चलो भाई ठीक है, रैंडम सैंपलिंग में काम नहीं हो रहा है, तो जो लोग एक्साइटेड है, जो लोग थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, जो लोग थोड़ा बहुत हमारे साथ बात कर सकता है, उनको मैंने डाल दिया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, कोटा ही किया ना, कि मैंने हाँ सैंपल को रैंडम नहीं रखा, अपने अकॉर्डिंगली मैंने इंसान को चूज कर लिया। जो इंसान मेरे साथ बात करना चाहता है, जो इंसान मेरे रिसर्च में रिस्पॉन्स करना चाहता है, उनको मैंने ऐड कर दिया। हालांकि करना क्या चाहिए था, रैंडमली। अगर कम्युनिटी में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में मैंने वहां से ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया 10 लोगों को। अब वहां पर आप 10 लोगों को मिल ही नहीं रहा है, हो सकता है रैंडम सैंपलिंग करके 5 ही लोग मिल रहा है, तो बाकी 5 लोग आप कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि चलो यहाँ कौन से लोग मेरे से बात करने के लिए एक्साइटेड है, या कौन से लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन से लोग थोड़ा सा एजुकेटेड है, जो रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, मैंने उन लोगों को ऐड कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड रिकोटा सैंपलिंग। मैं अपना पावर को ऐड कर दिया वहां पर, मैं रिसर्चर हूँ, तो मैंने अपना पावर को ऐड कर दिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग उस सैंपल को डेवलप कर दिया। दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग, ठीक है।